दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एस कविता। आज मैं आपको क्लास 11th का अध्याय 4 कार्यपालिका को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस अध्याय के मुख्य बिंदु: पहला, कार्यपालिका क्या है। दूसरा, कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार। तीसरा, भारत में संसदीय कार्यपालिका। चौथा, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद। पाँचवा, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। छठा, स्थायी कार्यपालिका और नौकरशाही कार्यपालिका। इसमें अस्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद शामिल है। इसी प्रकार इसमें स्थायी कार्यपालिका तथा नौकरशाही, सिविल सेवक शामिल है। कार्यपालिका के दो प्रकार हैं। पहला, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। दूसरा, व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित दो है। पहला संसदीय, दूसरा अर्ध अध्यात्मक। आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहला, संसदीय। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री इसमें होता है। वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्ध अध्यात्मक में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है तथा प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित इसमें अध्यात्मक है। राष्ट्रपति ही राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है तथा राष्ट्रपति सामान्यतः जनता द्वारा निर्वाचित होता है। वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। फ्रेंड, अब हम कार्यपालिका के अर्थ को जानेंगे। कार्यपालिका सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आता है। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं। स्थायी नहीं, स्थायी कार्यपालिका में लोग रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं को सम्मिलित किया जाता है। ये सिविल सेवक है, जैसे IAS, IPS आदि। अमेरिका में आध्यात्मिक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें पदों से हटा नहीं सकता, क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में एक अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है।
भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के क्या कारण हैं? देखिए, पहला, 1919 व 1935 के अधिनियम का अनुभव करने के लिए। दूसरा, संसदात्मक व्यवस्था अधिक जिम्मेदार व उत्तरदायी। तीसरा, व्यक्तित्व पूजा का खतरा नहीं। तीसरा, कार्यपालिका पर विधायिका का उचित नियंत्रण। आगे हम राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसमें निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। पद से हटाने का आधार सिर्फ महाभियोग कर सकता है। महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन। मंत्रिपरिषद का आकार संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संख्या को सीमित एवं निश्चित किया गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्य स्तर के आधार पर मंत्रियों का 3 स्तर में विभाजन है। कार्य स्तर के आधार पर मंत्रियों का 3 समूह में विभाजन है। पहला, कैबिनेट मंत्रिमंडलीय मंत्री। दूसरा, राज्य मंत्री। तीसरा, उप मंत्री। अध्यात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधानमंत्री होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के कई देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध आध्यात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। आगे है भारत में संसदीय कार्यपालिका। अध्यात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति ही शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लगे रहे। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रण भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्य के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। एक औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानून बनाना, कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार निम्नलिखित है, जैसे पहला, सदनों को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। दूसरा, वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को
स्वीकृति देने में विलंब। तीसरा, चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आखिर राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्या है? संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाया जाना या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएं: पहला, वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। दूसरा, बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तीसरा, यदि प्रधानमंत्री बनने के लिए समय वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उसे संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना अनिवार्य होगा। यही स्थिति मंत्रियों पर भी लागू होगी। प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव। पहला, प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ी है। दूसरा, राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। तीसरा, प्रधानमंत्री के विशेषाधिकारों पर अंकुश लगा है। चौथा, सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीतियाँ बनती है। राज्य में कार्यपालिका का स्वरूप। राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बाकी सभी सिद्धांत वही है जो केंद्र सरकार में संसदीय व्यवस्था होने के कारण लागू है। स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इसे नागरिक सेवा भी कहते हैं। नौकरशाही में सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने में तथा उन्हें लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र में सरकार आती जाती रहती है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीतियाँ बनाने में और उन्हें लागू करने में मदद करे। नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव। नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी को सौंपा गया है। फ्रेंड, आगे जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग, इसमें सिविल सेवकों का चयन कैसे होता है। पहला, योग्यता, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर चयन। दूसरा, भेदभाव रहित चयन। तीसरा, समान अवसर। ऐसा ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है।
लोक सेवकों की नियुक्ति दक्षता व योग्यता के आधार बनाकर की जाती है। संविधान ने पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही बनने का मौका दिया है। इसके लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। पहला, अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय सीमा शुल्क, प्रांतीय सेवाएं, डिप्टी कलेक्टर, बिक्री कर अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिला अधिकारी यानी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये सामान्यतः IAS स्तर का अधिकारी होता है। फ्रेंड, आप सभी को पता होगा कि पॉकेट वीटो किसे कहते हैं। नहीं पता तो चलिए बताते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता और संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता है, ऐसी स्थिति में वह पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।